और हम अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट के कुछ पॉइंट्स को देखने लगे हैं। अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट के जो पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस किए जा रहे हैं, यही पॉइंट्स हमारे पाकिस्तान में भी इंप्लीमेंटेड हैं। देयरफॉर मैं आपकी बुक के उसी टॉपिक को यहां पर शेयर कर रहा हूं। आपकी बुक में ऑथर कहता है कि एन एम्प्लॉयर must make a reasonable accommodation for a qualified disabled individual unless doing so would result in undue hardship। ठीक है, एक एम्प्लॉयर को कोशिश करनी है कि वो डिसेबल लोगों को अकोमोडेट करने के लिए सहूलतें मुहैया करे, और कहां तक मुहैया करे, जहां तक वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, सो पहली एडवाइस तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी चीज देखिए, employers are not required to lower existing performance standards or stop using tests for a job। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसेबल होने का मतलब ये नहीं होगा कि एक्सक्यूज मी, कि आपको कोई एक्स्ट्रा फेवर दी जा रही है। डिसेबल्ड आप अगर हो भी तो आपको क्वालिफाइड होना वो जरूरी है। Therefore, employers are not required to lower existing performance standards or stop using tests for a job। उसके बाद वो कहता है कि employers may ask pre-employment questions about essential job function but cannot make inquiries about disability। अगर कोई शख्स आपके पास डिसेबल आता है इधर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी के साथ, तो आप उसकी डिसेबिलिटी को चैलेंज या क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ ये पूछ सकते हो कि आपने पिछली जॉब में क्या किया, या आपको जॉब में कौन कौन सा काम किस तरीके से करना आता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी डिसेबिलिटी की वजह क्या थी। ठीक है, तो ये पर्सनल मैटर है, और पर्सनल मैटर्स हम इंक्वायर नहीं कर सकते इन द जॉब इंटरव्यू और टेस्ट। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए बेटा, वो कहता है कि मेडिकल एग्जाम्स और टेस्टिंग फॉर करंट एम्प्लॉइज मस्ट बी जॉब रिलेटेड। और आप किसी भी शख्स के बारे में कोई भी मेडिकल टेस्ट भी अगर आपने करवाना है, तो आप ऐसा टेस्ट डिमांड नहीं कर सकते जो टेस्ट उसकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड वो ना हो। ठीक है, इसी तरह एम्प्लॉयर शुड review job application forms, interview procedures and job descriptions for illegal questions and statements। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हो और उस जॉब इंटरव्यू में आप लोगों से कोई मजहब के बारे में सवाल पूछ रहे हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन के अंडर भी आएगा, और डिस्क्रिमिनेशन या आपके जो तजाद है वो किसी भी तरीके से क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह बेटा आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कोई ऐसा पॉइंट एलैबोरेट ना किया जाए जिस पॉइंट से आपके राइट्स जो हैं वो इफेक्ट वो हो रहे हों। अगला पॉइंट देखिए, वो कहता है कि एम्प्लॉयर शुड हैव अप टू डेट जॉब डिस्क्रिप्शंस दैट आइडेंटिफाई द करंट एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द जॉब। आपको जॉब एनालिसिस भी करना है बार बार, और जॉब एनालिसिस में आपको अपनी जॉब से रिलेटेड जो TDRs हैं, टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी रिवाइज करते रहना है कि कहीं पर कोई ऐसी जॉब के हवाला से टास्क ड्यूटी इन्वॉल्व ना हो जाए जिसमें के जो राइट्स हैं डिसेबल लोगों के वो इफेक्ट हो रहे हों। राइट बेटा, अब ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके लिए। पहली चीज वो डिस्कस कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, डेस्परेट ट्रीटमेंट। डेस्परेट ट्रीटमेंट का मतलब होता है इंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन, जानबूझकर आप कर रहे हो। ठीक है, इंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन वेयर एन एम्प्लॉयर ट्रीट्स एन इंडिविजुअल डायरेक्टली differently because that individual is a member of a particular race, religion, gender or ethnic group। कि जानबूझकर आप किसी शख्स को पिन पॉइंट कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर या नस्ल का है, या पर्टिकुलर मजहब का है, या पर्टिकुलर जेंडर का है, या पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप का है। ठीक है, एथनिक ग्रुप में आपके रिलीजन, सेक्ट, कास्ट वगैरह भी शामिल आप कर सकते हो। So, इसको हम कहते हैं डेस्परेट ट्रीटमेंट। उसके बाद है डेस्परेट इंपैक्ट। डेस्परेट इंपैक्ट का मतलब है एन अपरेंटली न्यूट्रल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस। बज़ाहिर आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, दैट क्रिएट्स एन एडवर्स इंपैक्ट, लेकिन आपके रिक्रूटमेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स ऐसे थे कि एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट हो गया।
एडवर्स इंपैक्ट का मतलब होता है कि अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, इस टर्म को भी मैं अगली स्लाइड पर आपसे डिस्कस वो करता हूं. So an apparently neutral employment practice that creates an adverse impact, a significant disparity between the proportion of minorities in the available labor pool and the proportion hired. अब इस बात का मतलब क्या बनेगा पूरा? वो मतलब बेटा ये है कि सपोज एक सोसाइटी में मिनॉरिटी के लोग 30% हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आपने चेक किया तो मिनॉरिटी के जो पर्सन लोग हायर कर रहे हैं वो 5% हैं. इसका मतलब ये होगा कि वहां पर डिस्परेट इंपैक्ट हो रहा है, बिकॉज सोसाइटी में लोग 30% मिनॉरिटी में हैं और ऑर्गेनाइजेशन में लोग 5% मिनॉरिटी में हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ मेजॉरिटी वाले लोगों को हायर कर रहा है. ठीक है. बेटा डिस्परेट ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप जानबूझकर किसी रंगो मजहब या किसी लोगों को एक्सप्लॉइट करो जो किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखते हो, किसी नेशनलिटी से ताल्लुक रखते हो, जानबूझकर करो. इसे कहते हैं डेस्परेट ट्रीटमेंट. और डेस्परेट इंपैक्ट का मतलब यह है कि आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से सिर्फ एक खास रंगो मजहब के लोग आपके पास अप्लाई करते हैं और वही हायर होते हैं. तो ये कहलाएगा डेस्परेट इंपैक्ट. इसकी एग्जांपल आपको मैंने ये दी कि सपोज एक कम्युनिटी में 30% लोग मिनॉरिटी के हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5% लोग मिनॉरिटी के हैं. तो ये बात इस बात को जाहिर करेगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेस्परेट इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है. ठीक है. और डेस्परेट इंपैक्ट की वजह से जो माहौल बनता है उसको एडवर्स इंपैक्ट कहते हैं. एम आई क्लियर? ओके बेटा, अब हम आते हैं एडवर्स इंपैक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन पर. ओके जी, आतिश का एक क्वेश्चन है, पहले उसको रिस्पॉन्ड कर लूं. आतिश हैज आस्क्ड that during an interview no one can ask about disability, but I watched a movie Three Idiot. In that movie where a student go for interview, then there the question was raised about disability. In this case, if someone asked about disability, then what be next step for the candidate? पहली बात तो ये बेटा कि वो एक मूवी थी और उसमें जाहिर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो ड्रामाई तौर पर होती हैं. दूसरी चीज कि अगर फर्ज करो किसी शख्स के बारे में डिसेबिलिटी का सवाल हो जाए तो आप डिसेबिलिटी को बयान तो कर सकते हो कि जी डिसेबिलिटी आपकी क्या है, ठीक है, लेकिन डिसेबिलिटी की वजह बयान करना ये आपको राइट है कि आप ना करो. ठीक है, आप स्ट्रेट अवे उसे कह सकते हो कि जी आई एम सॉरी, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू द रीजन ऑफ द डिसेबिलिटी. ठीक है. And obviously movies are not the source for gaining the knowledge. लेकिन आतिश का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है कि अगर ये सवाल हो जाए, जो कि हमारे यहाँ पर होता है, तो उस केस में क्या करना है. तो बेटा आपके पास राइट है कि आप अपनी डिसेबिलिटी की रीजन को ना बताओ. ओके. और अगर एम्प्लॉयर आपको फोर्स कर रहा है और ऐसी बात जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है तो ये चीज बेटे आप जाकर क्लेम भी कर सकते हो कोर्ट में. ठीक है, बिकॉज आपके पास कानूनी तौर पर भी आईनी तौर पर भी तहफ्फुज मौजूद है. ओके बेटा, अब हम आते हैं एडवर्स इंपैक्ट के ऊपर. एडवर्स इंपैक्ट की डेफिनेशन को देखिएगा. वो कहता है कि द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर प्रैक्टिसेस दैट रिजल्ट इन significantly higher percentages of members of minorities and other protected group. आपको जैसे मैंने बताया कि प्रोटेक्टेड ग्रुप में 4 लोग शामिल हैं: women, disabled,
एबोरिजिनल और आपके जो माइनॉरिटीज हैं। तो वो कहते हैं कि ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर प्रैक्टिसेस, किसके ऊपर वो प्रैक्टिसेस का इंपैक्ट आ रहा है, of higher percentages of members of minority and other protected group being rejected for employment, placement or promotion. For example, आपके पास जब कभी भी किसी और मजहब के बंदे ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, आपने उसको नहीं रखा, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज में सपोज क्रिश्चियंस हैं, आप क्रिश्चियंस को नहीं रख रहे हो तो ये चीज एडवर्स इंपैक्ट बन जाएगी क्रिश्चियंस के लिए। अगर यूरोपियन कंट्रीज में माइनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स को नहीं रखते हैं तो ये चीज एडवर्स इंपैक्ट बन जाएगी मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर आप कोर्ट में क्लेम फाइल कर सकते हो और उस क्लेम को हम कहते हैं प्रिमा फेसी केस। प्रिमा फेसी इज बेसिकली लैटिन एक्सप्रेशन जिसका मतलब क्या होता है, वो कहते हैं कि द प्लेंटिफ इज ए मेंबर ऑफ अ प्रोटेक्टेड क्लास, कि जो शख्स शिकायत लगा रहा है, जो कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, वो प्रोटेक्टेड क्लास का मेंबर है, तो उसके पास हक है कि वो सबसे पहले जाकर कोर्ट का दरवाजा वो खटकाए। द प्लेंटिफ अप्लाइड एंड वाज क्वालिफाइड फॉर द जॉब, उसने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था उसके लिए क्वालिफाइड है। The application was rejected, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, and the position remained open after the rejection, और वो पोजीशन किसी ने फिल भी नहीं की और वो पोजीशन ओपन है अभी भी। तो अब जो प्लेंटिफ है जिसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वो कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है। ओके, अब एडवर्स इंपैक्ट का पता कैसे चलता है? एडवर्स इंपैक्ट के बारे में वो कहता है कि डेस्परेट रिजेक्शन रेट्स हो, कि बार बार एक खास मजहब के लोगों को, खास नेशनलिटी के लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है। और एक और हमारे पास इंडिकेशन होती है, उसे हम कहते हैं फोर्थ फिफ्थ रूल ऑफ थंब। फोर्थ फिफ्थ रूल ऑफ थंब का मतलब है, इफ द प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हायरिंग रेट इज लेस देन 80% ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप, देन अ प्रिमा फेसी केस फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज इंडिकेटेड। ठीक है, 80% तक अगर हमें ये लगे कि जो प्रोटेक्टेड ग्रुप के लोग हैं उनको हायर नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो उस सूरत में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ केस जो है वो कोर्ट में फाइल आप कर सकते हो। एक और हमारे पास टर्म आ रही है बेटा, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी के बारे में वो कहता है कि एम्प्लॉयर्स हायरिंग प्रैक्टिस एक्सक्लूड अ प्रोटेक्टेड ग्रुप वेदर इंटेंशनली और नॉट, कि आपने अपनी पॉलिसी में लिख दिया कि जी हमारी कंपनी में फला रिलीजन का बंदा या फला सेक्ट कास्ट का बंदा, फला नेशनलिटी का बंदा वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात होगी तो ये रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी होगी और इससे एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट होगा। अगर एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट होगा तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो हो सकती है। एक और तरीकाकार जिससे कि आप एडवर्स इंपैक्ट का अंदाजा लगाओगे वो बेटा आपका होता है पॉपुलेशन कंपैरिजंस। पॉपुलेशन कंपैरिजन में वो कहते हैं क्या, कंपैरिजन ऑफ द परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्टेड ग्रुप एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द परसेंटेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप इन द रिलेटिव मार्केट, लेबर मार्केट। क्या आपके लेबर मार्केट में परसेंटेज प्रोटेक्टेड ग्रुप की कितनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परसेंटेज प्रोटेक्टेड ग्रुप की कितनी है, इन दो चीजों को बेटा आप कंपेयर करके भी अंदाजा वो लगा सकते हो। शुरू लेक्चर में आपको मैंने टर्म बताई थी बोनाफाइडे ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन। ये एक फ्रेंच वर्ड है बोनाफाइडे ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप उस शख्स को नहीं रख रहे हो जो शख्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ना हो। अब मुताबिक होने से क्या मुराद है, किसी पर्टिकुलर मजहब का है, किसी पर्टिकुलर सेक्ट कास्ट का है, किसी पर्टिकुलर नेशनलिटी का है, आप उस बंदे को नहीं रखते हो, तो ये चीज कहलाएगी बोनाफाइडे ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है, मेरे साथ तवज्जो से बेटा समझ लीजिएगा। वो कहता है कि बोनाफाइडे ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन shall not be an unlawful employment practice, कि ये लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, for an employer to hire and employ employees for an employment agency to classify or refer for employment any individual for a labor organization to classify its members or to classify or refer to
employment any individual, for employment individual, or for an employer labor organization or joint labor management committee controlling apprenticeship or other training or retraining programs to admit or employ any individual in any such program or on the basis of his religion, sex, or national origin in those certain instances where religion, sex, or national origin is a bona fide occupational qualification reasonably necessary to the normal operation of that particular business or enterprise. ठीक है, जरा कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन बन गई, लेकिन मतलब इस सारी बात का क्या है कि बेटे आप किसी बंदे को हायर कर सकते हो, ये इलीगल नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर जेंडर, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर नेशनैलिटी. कब? जब उसकी नेशनैलिटी, रिलीजन और जेंडर उस पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए जरूरी हो. ठीक है, इसके नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, गौर से पढ़ लीजिएगा. वो कहता है कि वन एग्जांपल ऑफ बोना फाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन आर मैंडेटरी रिटायरमेंट एजेस. ठीक है, आपने कहा कि जी 60 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन रिटायर कर देती है, तो अगर 60 साल रिटायरमेंट एज है और हमने कहा कि एज पर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो द एज ऑफ 60 years is a bona fide occupational qualification set by the organization and they have to prove it in front of the labor court if the case is filed. आगे डेफिनेशन को देख लो कि इन एडवर्टाइजिंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेंस क्लोथिंग may lawfully advertise for male models. Religious belief may also be considered as bona fide occupational qualification. For example, a religious school may lawfully require that members of its faculty be members of that particular denomination and may lawfully bar from employment anyone who is not a member. All right? कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो पूछ लीजिए. अब जो आपकी बिजनेस नेसेसिटी है, ये आपकी बेस बनती है फॉर बोना फाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन. अब बिजनेस नेसेसिटी जी बेटा, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को ये प्रूव कर सके कि व्हाई दे आर ओनली हायरिंग द विमेन, तो उस केस में वो जो आपका एक्सप्लेनेशन होगी वो बन जाएगी बोना फाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन. क्लियर बेटा? ओके बेटे, अब बिजनेस नेसेसिटी के ऊपर आइए. वो कहते हैं कि अ डिफेंस क्रिएटेड बाय द कोर्ट्स दैट रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स शो. ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब भी है कि एम्प्लॉयर से रिक्वायर किया जाएगा कि वो इस बात को बताए दैट देयर इज एन ओवरराइडिंग बिजनेस पर्पस, जिसको हम कहते हैं इररेजिस्टिबल डिमांड फॉर अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस. इररेजिस्टिबल डिमांड का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एक्शन के बगैर आपके बिजनेस को नॉर्मल चलना मुमकिन नहीं, आपके बिजनेस का नॉर्मल चलना मुमकिन नहीं है. तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम उसको बोना फाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन के तहत ट्रीट वो करेंगे और उस सूरत में वो फिर लीगल हो जाएगा, वो अलाउड हो जाएगा. इसी तरह वैलिडिटी के हवाले से वो कहता है कि आपके जितने भी टेस्ट्स हैं जो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कंडक्ट कर रहे हो, या आपकी अदर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिसमें इंटरव्यूज हैं, जिसमें प्रमोशंस हैं, जिसमें के आपकी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि आपकी रिक्रूटमेंट है, सो जितनी भी आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हैं या आपके टेस्ट्स हैं, तो बेटे आप उसके अंदर कोई ऐसा फैक्टर डेवलप नहीं कर सकते जिसकी वैलिडिटी अबाउट द बोना फाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन प्रूव्ड ना हो. ठीक है, इट हैज टू बी वैलिड. वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का मतलब ये होता है कि जो चीज, जो टेस्ट आप डिजाइन कर रहे हो, वो टेस्ट उस जॉब से रिलेटेड उसी फैक्टर को मेजर करे जिस फैक्टर को मेजर करने के लिए आपने टेस्ट को बनाया था. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट इज सेइंग कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस डिफेंसेस जो हैं, इनके बारे में कुछ बातें जो आपने जहन में रखनी है. पहली चीज बेटा जो जहन में रखनी है वो है गुड इंटेंशंस आर नो एक्सक्यूजेस.
ठीक है, आपको सब चीजों को लीगल लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात वो करता है कि एम्प्लॉयर कैन नॉट हाइड बिहाइंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब ये वर्ड एक टेक्निकल वर्ड है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसको तवज्जो से समझ लो। पाकिस्तान में एक कानून है, उसे कहते हैं IRO। IRO स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि इस कानून के तहत ऑर्गेनाइजेशंस में लेबर यूनियन बनाई जा सकती है और लेबर कोर्ट इसी कानून के तहत ऑपरेट करेगी। अब फर्ज करें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा लेबर यूनियंस बन जाएं, ठीक है, 5 लेबर यूनियंस बन जाएं, 10 लेबर यूनियंस बन जाएं। अब 10 लेबर यूनियंस इकट्ठी जाकर मैनेजमेंट के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 10 लेबर यूनियंस आपस में वोटिंग करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगी। उस रिप्रेजेंटेटिव को हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, एब्रिविएटेड एज CBA। ठीक है, तो CBA के तहत, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के तहत, वो 10 लेबर यूनियंस के जो पॉइंट्स होंगे वो मैनेजमेंट के साथ शेयर वो हो रहे होंगे। यहां पर एक और बात याद रखिएगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही लेबर यूनियन हो तो वो एक लेबर यूनियन भी अपने आप को CBA का स्टेटस दिलवा सकती है। अब वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि CBA के जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं वो लेबर यूनियन के राइट्स एंड प्रिविलेजेस से मुख्तलिफ और ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो जो सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ था कि एम्प्लॉयर्स कैन नॉट हाइड बिहाइंड कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स, कि आपने लेबर यूनियंस के साथ कोई एग्रीमेंट्स किए हुए थे कि जी हम आपके बंदों को हायर करेंगे, आप उनको हायर नहीं करते हो, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी लॉज ओवरराइड यूनियन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स। तो जो आपके EEO के कानून हैं वो आपके लेबर यूनियन के जो आपके एग्रीमेंट्स थे उनसे ज्यादा पावरफुल वो होंगे। Therefore, डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट देखिएगा, वो कहता है कि इफ अ पर्सनल प्रैक्टिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, firms should react by agreeing to eliminate the illegal practice and when required by compensating the people discriminated against। कि अगर फर्ज करो CBA stands for बेटा collective bargaining agent, अब फर्ज करें कि अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो एम्प्लॉयर के ऊपर यह फर्ज होगा कि वो उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लोगों को कंपनसेट करे। ठीक है, अदरवाइज कानून एक्टिवेट हो जाएगा और अगर कानून एक्टिवेट होता है तो आपको कई तरह के डैमेजेस जो हैं वो बियर करने पड़ेंगे। अब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस किस किस्म की हो सकती हैं? इसमें आपकी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आ सकती है, आपके हेल्प वांटेड एड रिक्रूटमेंट के अंदर आ सकते हैं जिसमें आपने बताया नहीं कि कौन अप्लाई करे, आपने बताया कि कौन पर्टिकुलर बंदा अप्लाई करे। वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो गया कि जी फलां जगह पर जी सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को हायर किया जाता है, इस किस्म का मसला हो सकता है। आपकी पर्सनल अपीयरेंस के बारे में बात की जा सकती है, अनलेस एंड अनटिल वो पर्सनल अपीयरेंस जैसे यूनिफॉर्म की बात है वो आपकी बोनाफाइडे ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन के तहत जस्टिफाइड हो। ठीक है, आपने किसी को बाल कटवाने का कहा या बाल लंबे करने का कहा, आपने किसी पर्टिकुलर फेवर की आपने डिमांड की, तो ये सब चीजें डिस्क्रिमिनेशन के अंदर काउंट वो हो जाएंगी। एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, अरेस्ट रिकॉर्ड हो गया, आपके वेट हाइट के बारे में बात होगी कि जी फलां वेट का बंदा अप्लाई कर सकता है, फलां हाइट का बंदा अप्लाई कर सकता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आप कर सकते हो। तो ये बेटा तमाम चीजें आपको देखनी है और कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल होगा। अब इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो किस तरीके से एम्प्लॉयर को नोटिस देती है? ठीक है, वो कहता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द चार्ज। सबसे पहले तो ये बताओ कि अक्सर असल में डिस्क्रिमिनेशन हुई किस बेसिस पर है। व्हाट प्रोटेक्टेड ग्रुप
ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है वो किस प्रोटेक्टेड ग्रुप से बिलोंग करता है ताकि हम केस को फाइनलाइज कर सकें। आर देयर एनी ऑब्वियस बेसिस जिसके ऊपर चैलेंज किया जा सकता है, ये नहीं कि ऐसे चलते फिरते किसी ने किसी को कमेंट कर दिया तो वो उसको कोर्ट में ले गया, आपको बड़ा एक एविडेंस के साथ बात करनी पड़ेगी। सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में भी, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों प्रॉब्लम हुई, कहां पर हुई, उसके गवाह कौन कौन है, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। And who are the supervisor who actually took the allegedly discriminatory action, और वो बंदा कौन था जिसने डिस्क्रिमिनेशन की। तो ये तमाम बातों के रिकॉर्ड्स होने से आपका केस जो है फिर फाइल हो सकता है। आपके चैप्टर के लास्ट में वो पॉइंट जो डिस्कस कर रहा है और वो है कि आप डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करो। ठीक है, डाइवर्सिटी से मुराद है कि जब आप डिफरेंट रंगो मजहब के लोगों को हायर करोगे, डिफरेंट नेशनलिटी के लोगों को हायर करोगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाएगी। और डाइवर्सिटी को मैनेज करना काफी क्रूशियल और काफी टेक्निकल होता है। तो यहां पर वो बात कर रहा है कि डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, आपको सिचुएशंस का पता होना चाहिए कि कहां कहां पर डाइवर्सिटी जो है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स राइज कर रहे हैं, आपको डाइवर्सिटी ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम्स में, अपने कल्चर में चेंजेस लानी पड़ेंगी जो कि एक डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकें। एक और बात बेटा इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि डाइवर्सिटी हर जगह पर जरूरी नहीं होती। बाज़ औक़ात डाइवर्सिटी होने से ऑर्गेनाइजेशंस उतना इफेक्टिवली काम नहीं भी कर सकती। यहां तक बेटा हम आज की डिस्कशन को लेकर आए हैं। अभी मेरे पास कुछ स्लाइड्स बाकी हैं, इनको आप कंफर्टेबली अपने गूगल क्लासरूम से वो डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई सवाल हुए तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या आप गूगल क्लासरूम के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हो। यहां तक अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो। नेक्स्ट वीक की डायरी आपकी अब ड्यू है और उसकी डिटेल इंशाल्लाह आपको मैं रात तक पोस्ट कर दूंगा कि उसमें आपने चाइल्ड लेबर के बारे में बात करनी है, आपने नोट कर लें मिनिमम वेज एक्ट के बारे में बात करनी है, और उसके अलावा जो आज हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, इन तमाम टॉपिक्स को भी आपने रिलेटिंग, रिपोर्टिंग, इन हवालों से डिस्कस वो करना होगा। I'm waiting in the session of Zoom for next 5 minutes. अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज 5 मिनट्स के बाद फिर मैं ये सेशन ऑफ कर दूंगा। बेटा डायरी के हवाला से आप लोगों ने रिलेटिंग, रिपोर्टिंग, रीजनिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग के एस्पेक्ट्स को एलैबोरेट करना है आज के सेशन के कंटेंट्स के बारे में। जो चीज आपसे मैं स्पेसिफिकली फर्दर डिमांड कर रहा हूं
वो ये है कि आपने चाइल्ड लेबर, आपने डिसेबिलिटी एक्ट, आपने मिनिमम वेज एक्ट, इनके बारे में स्पेसिफिकली डिस्कशन वो करनी है। मैं एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये स्क्रीन में एक फाइल मैंने आपसे शेयर की हुई है, इसको जरा काइंडली देखिएगा। ये फाइल, इज इट विजिबल नाउ? जी बेटा, इस फाइल में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं और जो डिफरेंट लॉज हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये शुरू में कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, आपका आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 25, आर्टिकल 37E। उसके अलावा आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कानून, आवर्स एंड रेस्ट टाइम, आपकी पेड लीव्स, इसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1934 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी असाइनमेंट के लिए, इसमें मैटरनिटी लीव, इसमें अदर लीव एंटाइटलमेंट्स जो आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1934 से मिलती हैं उनके बारे में जिक्र है, इसमें मिनिमम एज एंड प्रोटेक्शन ऑफ यंग वर्कर्स, इसके ऊपर बात हुई हुई है, इसमें इक्वालिटी आर्टिकल 38 जो बात करता है इसकी डिस्कशन है, आपके पे इश्यूज हैं, आपके वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन इन एंटरप्राइज के ऊपर बात हुई हुई है, आपकी ट्रेड यूनियंस इनके ऊपर बात होगी। सो ये डॉक्यूमेंट बेटा आपको बहुत डिटेल से गो थ्रू करना है। गूगल स्कॉलर के, गूगल क्लासरूम के ऊपर ये अवेलेबल है, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट से भी आपने रिपोर्टिंग, रिलेटिंग, रीजनिंग, इन पॉइंट्स को वो आप इसमें से चीजें पिक कर सकते हो। आपने एक और काम जो करना है, जो आपसे मैं डिमांड करूंगा आपकी डायरी के अंदर, थोड़ी सी बहस कीजिएगा पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर। आई वुड लाइक टू सी कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। आपने बताना ये होगा कि चाइल्ड लेबर के मसाइल क्या हैं और चाइल्ड लेबर के मसाइल को हम हल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक अच्छी सी डिस्कशन बनाकर आप डायरी में वो सबमिट करवाइएगा। डायरी का सबमिशन टाइम और डेट आपको पोस्ट हो जाएगी आज रात तक। आप अपनी वर्किंग जो है वर्ड की फाइल पर या जो भी आप फॉर्मेट यूज करना चाहते हो उसके ऊपर बेटा अपनी वर्किंग ओवरऑल वो शुरू कर दो, ठीक है बेटा। सो आज के सेशन को हम यहां पर खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग द सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे जूम पर मुलाकात होगी। मीनवाइल आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हो थ्रू द व्हाट्सएप, थ्रू द गूगल क्लासरूम, यू कैन ईमेल मी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।